हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी और एक और ख़तरनाक रूह कंपा देने वाली हॉरर वीडियो के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रात की नींद उड़ जाती है। सोचिए ज़रा, एक नई पुलिस ऑफिसर है, बिल्कुल फ्रेश, पहले दिन की जोश से भरी हुई, और उसे मिलती है उसकी पहली असाइनमेंट। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक रात की ड्यूटी, एक पुलिस स्टेशन में अकेले बैठे रहना। सिंपल लगता है ना? लेकिन और यहाँ वो लेकिन है जो सब कुछ बदल देता है। वो पुलिस स्टेशन जो है वो कोई आम जगह नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ की दीवारों में दर्द समा गया है, जहाँ की हवाओं में किसी की चीखें घुली हुई हैं, जहाँ एक ऐसे कल्ट ने अपनी शैतानी रिचुअल्स की थीं जिसमें बेगुनाह लड़कियां तबाह की गई थीं। और वो रात, वो स्टेशन की आखिरी रात है। कल वो स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो सवाल ये है, क्या ये नई ऑफिसर अपनी शिफ्ट पूरी कर पाएगी, या वो किसी ऐसी चीज की शिकार बन जाएगी जो ना आंखों से दिखाई देती है, ना हाथों से पकड़ी जाती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान की रूह को अंदर से खाली कर देती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट शिफ्ट की, एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जो 2014 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था एंथनी डिब्लेसी ने। यह फिल्म एक बार देखने के बाद आप रात को अकेले किसी भी बंद जगह में जाने से डरेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। तो बिना ज़्यादा वक्त जाया किए चलते हैं सीधा इस डर की दुनिया में। फिल्म की शुरुआत होती है जेसिका से मिलने के साथ। जेसिका एक नई नवेली पुलिस ऑफिसर है, कॉन्फिडेंट, डिटर्मिन्ड और अपने पहले दिन को लेकर थोड़ी नर्वस भी। लेकिन वो किसी को यह दिखने नहीं देना चाहती, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, नए लोग हमेशा यह साबित करना चाहते हैं कि वो कैपेबल हैं, स्ट्रांग हैं, कि वो इस जॉब के लायक हैं। स्टेशन की तरफ जाते वक्त उसकी माँ उसे फ़ोन करती है, और यहाँ एक बहुत ही दर्द भरा सीन है। माँ इस ड्यूटी पे नहीं जाने की रिक्वेस्ट करती है। वो डर गई है, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी वहाँ जाए। क्यों, ये हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी जेसिका जो करती है वो बहुत कुछ कह देता है उसके कैरेक्टर के बारे में। वो अपनी माँ को एक सिंपल बाय बोल के फ़ोन काट देती है। कोई लंबी बात नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, बस बाय। जैसे एक बेटी अपनी माँ को कह रही हो, मुझ पर भरोसा करो। अब वो स्टेशन पहुंचती है। अंदर कोई नहीं है, सीधा एक सन्नाटा है जो कानों को खाता है। और तभी एक शख्स काफ़ी गुस्से में हाथ पटाखता हुआ अंदर आता है। यह है सार्जेंट कोहेन, जेसिका के सुपीरियर ऑफिसर। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब है। वो जेसिका को देखते ही सीधा कह देते हैं, पीछे मुड़ जाओ। अब यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन दोस्तों, बाद में आप देखेंगे कि इस एक लाइन का क्या मतलब था। कुछ फैंस मानते हैं कि कोहेन तब चेक कर रहा था कि जेसिका रियल है या कोई हेलुसिनेशन, लेकिन अभी के लिए इसे बस एक स्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर का कमांड समझ लो। कोहेन जेसिका को स्टेशन के बारे में बताते हैं। एक नया पुलिस स्टेशन बन गया है, पूरा स्टाफ वहां शिफ्ट हो चुका है। जेसिका भी कल से वहीं काम करेगी, लेकिन आज की रात, आज की यह एक रात, जेसिका को इस स्टेशन की लास्ट शिफ्ट पूरी करनी है। कल यह स्टेशन परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, हमेशा के लिए। फिर वो बताते हैं कि सारे 9 एक एक कॉल्स नए स्टेशन को रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं। मतलब जेसिका के पास कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं आएगा, बस बैठे रहना है रात भर, और सुबह मैं आ जाऊंगा, इतना ही काम है। कोहेन उसे एक एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट करने के लिए। फिर वो स्टेशन का एक क्विक टूर देते हैं, किचन दिखाते हैं, और कॉरिडोर के एंड में होल्डिंग सेल, वो जगह जहां क्रिमिनल्स को टेम्पोरेरी रखा जाता है। वो जेसिका को कह देते हैं, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी लाइन। लेकिन डर की पहली झोंक वहीं से आती है। जेसिका एक बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछती है कि एक एम्प्टी स्टेशन की नाइट शिफ्ट में मुझे क्यों भेजा, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी तो रख सकते थे। कोहेन का जवाब था कि यह डिपार्टमेंट का रूल है, ऐसे काम पुलिस ऑफिसर्स ही करते हैं, और वो चले जाते हैं। रात के 8 बज रहे हैं, स्टेशन बिल्कुल खाली है। जेसिका अपनी डेस्क पे बैठ के बुक पढ़ रही है, एक नॉर्मल रात की तरह। लेकिन फिर लाइट्स फ्लिकर करती हैं, वो जाती हैं इन्हें चेक करने, और ठीक उसी मोमेंट फ़ोन बजता है। दोस्तों,
ये कॉल, ये एक दिल दहला देने वाली कॉल है। दूसरी तरफ एक बुरी तरह से डरी हुई लड़की थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बार बार बोल रही थी, बचाओ मुझे, मैं फंस गई हूँ, वो सब मर गए होंगे, प्लीज़ हेल्प मी। जेसिका उसे एड्रेस पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कट हो जाता है। जेसिका तुरंत नए स्टेशन को कॉल करती है। मुझे एक डिस्ट्रेस कॉल आया, लेकिन नए स्टेशन का ऑफिसर उसे सीधा कह देता है, ये पॉसिबल नहीं है, सारे 911 कॉल्स हमारे पास रीडायरेक्ट हैं, तुम्हारे पास कोई कॉल आ ही नहीं सकता। वो इन्हें इग्नोर करने को कह देता है और फ़ोन रख देता है। और अब स्टेशन के अंदर चीज़ें अजीब होने लगती हैं। रात के करीब 10 बज रहे हैं। जेसिका किचन में खाना खा रही है और तभी अपने मुंह में उसे एक बहुत लंबा बाल मिलता है। इतना लंबा कि जितना निकालती है उतना बढ़ता जाता है। ये इतना डिस्गस्टिंग मोमेंट है कि जेसिका उल्टी कर देती है। अपना बचा हुआ सैंडविच भी कचरे में फेंक देती है। तभी मेन डोर पे नॉक होती है। वो जाती है चेक करने, कोई नहीं। लेकिन वापस अंदर आते ही एक आदमी, एक होमलेस बंदा, बिल्कुल ट्रांस स्टेट में अंदर खड़ा था। पता नहीं कब और कैसे अंदर आ गया। वो अपनी होश में भी नहीं था। जेसिका उसे बहुत मुश्किल से धक्के मार के बाहर निकालती है। फिर वो वॉशरूम में हाथ धो रही है जब ड्रेनेज पाइप से म्यूजिक, एक अजीब सा सुर आता है, कोई गीत। जेसिका इस आवाज का पीछा करती है, गुजरती है मेंस टॉयलेट से, जहां हर टॉयलेट सीट पे काला लिक्विड पड़ा था और गंदी स्मेल आती थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो लॉकर रूम में पहुंच जाती है। एक लॉकर खोलने के बाद उसे मिलती है वो और उसके पापा की एक फ़ोटो। वो फ़ोटो देखती है, पास करती है और वापस रख देती है। लेकिन जैसे ही वो पलटती है, सारे लॉकर अपने आप खुल जाते हैं, एक साथ, बिल्कुल एक सीक्वेंस में। जेसिका काफ़ी हैरान होकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर से फ़ोन बजता है और इस बार भी वही लड़की। वो अपना नाम बताती है, मोनिका। वो डरी हुई है, अजीब अजीब बातें कर रही है, कुछ क्लियर नहीं बोल रही, बस बता रही है कि वो फंस गई है, कि उसके आसपास वाले सब खत्म हो गए। कॉल फिर कट हो जाती है। अगला कॉल आता है हैजमैट टीम का एक बंदा, जो अभी लेट चल रहा था और कह रहा था कि वो 4 बजे तक स्टेशन पहुंच के सारा एविडेंस मटेरियल उठा लेगा। याद रखिए, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। जेसिका फिर नए स्टेशन को कॉल करती है मोनिका के बारे में बताने के लिए। तब ऑफिसर एक बात समझाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोनिका 911 डायल करती तो कॉल नए स्टेशन पे जाता। वो कॉल सीधा इस ओल्ड स्टेशन पे आ रहा था। मतलब मोनिका ने स्पेसिफिकली इस नंबर पे कॉल किया था, एक ऐसी बिल्डिंग को जहां ऑफिशियली कोई नहीं रहता। ये कोई गलती नहीं थी, ये इंटेंशनल था। इसके बाद स्टेशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं। एक मेटल बुक शेल्फ अपने आप हिलने लगती है, तोड़फोड़ की आवाज़ें आती हैं। जेसिका इन्हें ट्रेस करती है एक अंधेरी रूम में, और वहां उसे फिर से वही होमलेस बंदा मिलता है। बॉक्सेस में कुछ कागजात ढूंढ रहा था। जेसिका उसे ओवर पावर करती है, हथकड़ियां लगाती है और होल्डिंग सेल में ले जाती है। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, लाइट्स चली जाती हैं, लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अंधेरे में वो होमलेस बंदा जेसिका से हाथापाई करने लगता है। वो उसे गिरा देती है। रात के 12 बज रहे हैं। टॉर्च लेके वो दरवाज़ा ढूंढ रही है। तभी दरवाजे की विंडो पे एक चेहरा, खून से लथपथ, कुछ अजीब मार्क्स। घबरा के जेसिका अपनी टॉर्च गिरा देती है। कोई उसकी टॉर्च उठाता है और सीधा उसके मुंह पर चमकाता है। ये कौन है? और एक फ्लैश में, एक सेकंड के लिए, हम देखते हैं कि जेसिका के बिल्कुल पीछे 2 लोग खड़े हैं। उनके गले में फांसी थी। उनका मुंह एक सफ़ेद कपड़े के बैग से ढका हुआ था, जिस पर खून से रिचुअलिस्टिक डिज़ाइन बनी थी। बिल्कुल वही मार्क्स जो दरवाजे पर आए उस इंसान के चेहरे पे थे। और फिर लाइट्स वापस आ जाती हैं। दरवाज़ा खुल जाता है। होमलेस बंदा कोने में बेहोश पड़ा है। जेसिका अपनी टॉर्च उठा के वहाँ से निकल जाती है। स्टेशन की मेन एंट्री के पास एक लड़की बाहर खड़ी स्मोक कर रही थी। जेसिका उसे देखती है। ये लड़की थी मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड बोली, मैं भी एक बार इस स्टेशन की होल्डिंग सेल में थी। उसकी बात सुनकर जेसिका आगे सुनने लगती है। मैरी ने बताया कि उस रात एक फैमिली को उसकी साथ वाली सेल में लाया गया था। पेमॉन फैमिली। 3 लोग। वो 3 लोग चाहते थे कि वो मेंसन फैमिली जैसे बने, एक ऐसा कल्ट जो लड़कियां किडनैप करके उन्हें रिचुअल्स में सैक्रिफाइस करता था। और जिस रात वो सेल में लाए गए, वो पूरी रात एक गीत गाते रहे, एक अजीब, क्रीपी, भयानक गीत।
मैरी उस पूरी रात सोई नहीं थी, क्योंकि उस गीत ने उसे नींद नहीं आने दी। और फिर मैरी गोल्ड वो गीत गुनगुनाती है, और जेसिका को रियलाइज होता है ये तो वही गीत है जिसे उसने पाइप्स में सुना था, जिसे वो बार बार स्टेशन के किसी कोने से सुनती रही है। मैरी आगे बोली, उन तीनों ने अपनी बेडशीट्स से रस्सी बनाई और अपने साथ कुछ ऐसा किया जो मुझे आज भी नींद में जगा देता है, और सुबह उनके जिस्म होल्डिंग सेल्स में थे ही नहीं। यह बोल के मैरी गोल्ड वहां से चली गई। दोस्तों, इस एक सीन ने पूरी फिल्म की गहराई को एक नए लेवल पे ले गया। कुछ वक्त बाद स्टेशन के सारे टीवी अपने आप ऑन हो जाते हैं और उन पे चल रहा था उन तीनों का इंटरव्यू। कल्ट लीडर का नाम था जॉन माइकल पेमॉन। उसके साथ 2 लड़कियां। ये लोग डेविल वर्शिपर्स थे। पेमॉन किंग ऑफ हेल की पूजा करते थे। उनका मानना था कि रिचुअल्स, गाना और सैक्रिफाइस के जरिए वो पेमॉन की पावर हासिल कर सकते हैं। इंटरव्यू में माइकल पेमॉन बार बार एक बात कह रहा था, मैं वापस आऊंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। कैमरे के सामने वो कुर्सियां अपने आप हिलने लगती हैं और एक पल के लिए उन कुर्सियों में वो 3 लोग नजर आते हैं। फिर से मोनिका का कॉल। इस बार जेसिका उसे सीधा पूछती है, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? उम्र? मोनिका जवाब देती है, यंग, 17 साल। और जेसिका एक और सवाल पूछती है, तुमने माइकल पेमॉन का नाम सुना है? मोनिका कहती है, हाँ, मेरे साथ की सारी लड़कियां खत्म हो गईं और बैकग्राउंड में वही गीत। जेसिका फिर से नए स्टेशन को कॉल करती है मोनिका के बारे में, और तब ऑफिसर ने जो बताया वो सुन के जेसिका के होश उड़ गए। मोनिका यंग 1 साल पहले खत्म हो चुकी थी। पेमॉन फैमिली की आखिरी विक्टिम उसकी बॉडी वुड्स में मिली थी। मतलब जिस लड़की से जेसिका बार बार बात कर रही थी वो इस दुनिया में थी ही नहीं। और तब उस ऑफिसर ने पूरा सच उगल दिया। नया स्टेशन इसीलिए बनाया गया था क्योंकि इस स्टेशन में हॉन्टिंग हो रही थी। पेमॉन फैमिली के तीनों ने अपने साथ जो किया था उसके बाद से यहाँ की हवा बदल गई थी। ऑफिसर्स को विजन आते थे, कैदियों को विजन आते थे। वही गीत पाइप में सुनाई देता था और कोई नहीं जानता था कि क्या करना है। तो समाधान निकाला, नया स्टेशन बनाओ, इस जगह को बंद करो और सब भूल जाओ। जेसिका यह सुन के जवाब में कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। वो कॉल बीच में ही रख देती है। जेसिका देखती है, जमीन पर एक फोटो पड़ी है, उसके और उसके पापा की फोटो, एक खत्म हो चुके इंसान की याद। दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग है, क्योंकि अब हम जानते हैं जेसिका के पापा की मौत इसी पेमॉन केस से जुड़ी थी। वो उन ऑफिसर्स में से एक थे जिन्होंने उस रात क्राइम सीन पर जाके लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी और वो बच नहीं पाए। और फिर जेसिका देखती है उन सारी खत्म हुई लड़कियों की तस्वीरें, एक के बाद एक, बेशुमार चेहरे, एक इंसान के हाथ में एक मासूम का खून। फिर ऑफिसर प्राइस की भी तस्वीर, वो भी खत्म हो चुके थे। उन्होंने खुद अपने साथ गलत किया था। इसीलिए जब वो स्टेशन पर मिलने आए थे जेसिका से, उनके सर में पीछे एक बड़ा सा होल था। वो एक घोस्ट थे। और जेसिका को तब रियलाइज नहीं हुआ था, पूरे लॉबी में हजारों तस्वीरें, पेमॉन फैमिली के विक्टिम्स, एक पूरी तबाही की दास्तान इन दीवारों में कैद। फिर लाइट्स फ्लिकर करती हैं, एक इरिटेटिंग सी आवाज आती है जो कानों को दर्द से भर देती है। तस्वीरें आग पकड़ लेती हैं और जेसिका वो वहां बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद जेसिका की माँ का कॉल आता है। वो सुबह की बात के लिए माफी मांग रही हैं। इस कॉल से जेसिका होश में आती है, लेकिन उठते ही पहला ख्याल उसकी गन मिसिंग है। वो एक लड़की को कॉरिडोर में गुजरते देखती है, उसका पीछा करती है, लेकिन वो लड़की अचानक वार करती है। बेहोश जेसिका को घसीटकर एक कमरे में ले जाती है। जब होश आता है वो लड़की सामने बैठी थी, जेसिका की गन उसके हाथ में। वो बोल रही थी, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इस सब में शामिल होने का मौका मिल रहा है। जेसिका ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं माइकल पेमॉन की सबसे डिवोटेड फॉलोअर हूं। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जब वो गया तो वो उन्हें ले गया जो मेरे साथ थी। मुझे नहीं ले गया। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है, मैं यहां सेलिब्रेट करने आई हूं। और फिर उस लड़की ने वो गन उठाई और अपने साथ ही गलत कर लिया, सीधे, बिना किसी हिचकिचाहट के। जेसिका शॉक में है, वो गन उठाकर वहां से भागती है। फिर से मोनिका का कॉल। इस बार जेसिका बोल देती है, मोनिका तुम खत्म हो चुकी हो। यह सुनकर मोनिका एक क्रीपी
अनकैनी हंसी हंसने लग जाती है। टेबल हिलने लगती है। एक भूतिया लड़की टेबल के नीचे से निकलती है और जेसिका के पीछे लग जाती है। जेसिका घबरा के यहाँ वहाँ भागने लगती है और 2 मेटल बुक शेल्फ्स के बीच में छुप जाती है, लेकिन वो भूतिया लड़की उसे वहाँ खोज लेती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। फिर वो एकदम से गायब हो जाती है। जेसिका तुरंत मेन डोर की तरफ भागती है। स्टेशन छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजे लॉक्ड हैं। शीशा तोड़ नहीं पाती। गोली मार के भी शीशे को खरोच तक नहीं आती। और तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, पापा का नंबर। दोस्तों, यह सीन इस फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल ब्लो है, क्योंकि यह कॉल किसी प्यार करने वाले इंसान की आवाज़ में था, जो बोल रहा था, मुझे तुमसे बहुत फ़ख्र है और इसीलिए स्टेशन मत छोड़ो। हमने अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान दी थी और अब तुम्हें भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी। जिस आदमी ने मेरे ख़त्म होने का जिम्मेदार है वो अभी भी इसी बिल्डिंग में है। तुम कुछ तो करो। क्या यह सच में उनके पापा की रूह थी? नहीं दोस्तों, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। अगर सच में पापा की रूह होती तो वो अपनी बेटी को इस जगह से बचाना चाहते, यहाँ से निकलने को कहते। लेकिन इस कॉल ने जेसिका को स्टेशन में रोक लिया और उसे एक्शन करने पे मजबूर किया। यह कॉल या तो पेमॉन का खुद का मैनिपुलेशन था, जेसिका की सबसे बड़ी इमोशनल कमजोरी को इस्तेमाल करके, या फिर जेसिका का खुद का सबकॉन्शियस था, जो उसे बार बार ये कह रहा था कि पापा इससे यही एक्सपेक्ट करते थे। जेसिका अब बिल्कुल एज पर है। स्टेशन में अंधेरा है, लाइट्स बुझ चुकी हैं। वो अपनी गन लेके सबको ढूंढ रही है, उन्हें खत्म करने के लिए। एक एक करके जो भी नजर आता है वो गोलियां बरसाती है, और एक इंसान के खत्म होने के बाद एक गनशॉट आती है जेसिका पे पीछे से। जेसिका धड़ाम से गिर जाती है। वो पलट के देखती है, सार्जेंट कोहेन खड़े हैं, उनके हाथ में गन है। और अब रियलिटी स्ट्राइक करती है। लाइट आती है। जेसिका देखती है उसने किसी कल्ट मेंबर को नहीं मारा, उसने उन्हें मारा था जो 4 बजे स्टेशन आई थी, हैजमैट टीम। वो लोग जो वेस्ट मटेरियल उठाने वाले थे, बेगुनाह इंसान, अपनी ड्यूटी निभाने वाले, वो सब जेसिका के हाथों खत्म हो गए थे। जेसिका टूट जाती है, अंदर से बाहर से सब कुछ बिखर गया। कोहेन अपने वॉकी टॉकी से मेडिकल हेल्प बुलाते हैं और तब कैमरा जेसिका पर फोकस करता है और हम सुनते हैं वो गीत, वही गीत जो पाइप्स में आता था, जो मैरी गोल्ड ने गाया था, जो मोनिका के पीछे से सुनाई देता था। वो गीत अब जेसिका खुद गुनगुना रही थी। उसके सामने वो 3 लोग नजर आते हैं, पेमॉन फैमिली, सारे अपने सफेद पैक्ड फेसेस के साथ, और जेसिका अपना दम तोड़ देती है। फिल्म खत्म। दोस्तों, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पर बात करते हैं जो इस फिल्म को एक अलग ही डायमेंशन देती हैं। पहली थ्योरी है सार्जेंट कोहेन के रोल के बारे में। कोहेन को स्टेशन की हॉन्टिंग के बारे में पहले से पता था, तो फिर उसने एक नई ऑफिसर को यहां अकेले क्यों भेजा? फैंस मानते हैं कि या तो कोहेन सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, या फिर वो चेक करना चाहता था कि क्या जेसिका वहां सरवाइव कर सकती है। एक और डार्क वर्जन, क्योंकि स्टेशन क्लोज होना था, लास्ट शिफ्ट किसी को तो करनी थी और जेसिका नहीं थी, इसीलिए बलि का बकरा बनाया गया। इस फिल्म का असली दर्द यह है कि जेसिका कोई बुखार वाली नींद में नहीं थी। वो एक एक डिसीजन ले रही थी, रैशनल चॉइसेस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो कुछ भी था, जितनी तकलीफ, जितना दर्द, जितना गिल्ट, जितना प्रेशर, सबने उसे तोड़ दिया। और डायरेक्टर एंथनी डिब्लेसी ने बाद में इस फिल्म का एक और वर्जन बनाया, मैल नाम से। सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन ज़्यादा इंटेंस कल्ट माइथोलॉजी और ज़्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल्स के साथ। अगर आपको वो फिल्म भी देखनी हो या उस पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी लास्ट शिफ्ट की पूरी कहानी और थ्योरीज। एक बात और, अगर आप अकेले हैं, रात का वक्त है और आपके घर के पाइप्स में कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो। क्या वो सिर्फ पानी है या कोई गीत? क्योंकि पेमॉन का नाम जान लेने के बाद हम सब थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहते हैं रात के अंधेरों में। ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो रात को नींद से डरते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप गए तो अगली वीडियो में आपको पता ही नहीं चलेगा कि जेसिका की तरह कोई और कौन अंधेरों में फंसा है। और वो कहानी
वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं हूं मिस्टर एक्सप्लेनर वी। तब तक जय श्री राम।